नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। आज हम स्टूडियो में बैठे हैं कुछ वरिष्ठ मेहमानों के साथ में जो विश्व में और हमारे देश में फैली हुई इस महामारी के संबंध में, जिसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, इस संबंध में कुछ बातचीत जो सोशल मीडिया के जरिए, जो न्यूज़ चैनल्स के जरिए और न्यूज़पेपर्स के जरिए जो बातें कही जा रही हैं या भ्रम फैलाया जा रहा है, उस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे एडवोकेट माननीय श्री बसंत कुमार जी और एडवोकेट हाई कोर्ट माननीय सुंदर धोनी जी, और हमारे साथ हैं समाज सेवी श्री प्रवीण कुमार जी और एडवोकेट हाई कोर्ट माननीय श्री दीपचंद जी। तो सर, जिस तरीके से मैं शुरू करना चाहूँगा माननीय बसंत कुमार जी से, सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर और अन्य माध्यमों से ये जो बातें कही जा रही हैं कोविड-19 और कोरोना वायरस के बारे में, तो कितनी सत्यता आपको लगती है इस बारे में? नहीं, सत्यता का सवाल नहीं है, सत्यता तो है, सत्यता है तभी इतने सारे पॉजिटिव जो है उसके पेशेंट पाए गए हैं। बहुत सारे लोग संक्रमित हैं और उनको आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनको आइसोलेटेड किया जा रहा है जी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारे देश में हमारी सरकारें या फिर हमारे जिम्मेदार लोग, हमारे देश के नागरिक, हमारी संस्थाएं इस पर क्या महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। इस विषय पर चर्चा करने की ज्यादा आवश्यकता है। सबसे पहले जो ये मीडिया और सोशल मीडिया, खासकर सोशल मीडिया के जरिए जो ये अनेक तरह की नुस्खे और ये तांत्रिक नुस्खे और इस तरीके के नुस्खे जो लोग अपनी अपनी तरफ से बता रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से जनता में ये भ्रम फैला रहे हैं, इन सब बातों को कैसे दूर किया जाए? सबसे पहले ये एक बड़ा ही जो है ये समझिए कि चिंता का विषय है। इसलिए चिंता का विषय है कि आप पूरे, मैं भारत देश की बात नहीं करता हूं, मैं उत्तराखंड की बात कर लेता हूं। उत्तराखंड की जो लिटरेसी दर है वो 72%। इट मीन्स ये है कि 28 आदमी आज भी हमारे वहां, उसको अपना नाम लिखना नहीं आता है, वो साक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर हम भ्रांति फैलाएंगे, गलत तरीके की बातों को करेंगे, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो धर्म के सापेक्ष जो चलने वाले लोग हैं, ईश्वर पर आस्था रखने वाले लोग हैं, जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं ये सारे लोग आदर्शवादी लोग होते हैं जी। और आदर्शवाद, भले ही इस बात को हो सकता है कुछ लोग अन्यथा ले लें, लेकिन आदर्शवाद जो इंसान को क्या करता है, इंसान को आदर्शवाद जो आत्मनिर्भरता है उसको कम करा के किसी तीसरे पर जो है निर्भर रहने के लिए भी प्रेरित करता है। जैसे कहिए कि चमत्कारों पर भरोसा करने लग जाता है। तो जिस तरीके से चीजें फैलाई जाती हैं, जैसे कि आपने बीच में देखा होगा कि इटली में क्या हुआ, इटली में जब वहां पर ये कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लोग घरों में जो है लॉकडाउन हो गए, ठीक है, पूरा इटली लॉकडाउन हो गया। तो शाम को अब वो बेचारे दिन भर कमरों में बैठे हुए हैं, तो जो रोड में काम कर रहे हैं, जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जो वहां का प्रशासनिक असला है, जो वहां की पुलिस प्रशासन है, जो वहां के मेडिकल हेल्थ वाले हैं, वो जब उसके साथ जूझ रहे हैं तो उन्होंने, कुछ लोगों ने क्या सिस्टम निकाला, उन्होंने कहा हमें इनको इंकरेज करना चाहिए, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, इन लोगों के मनोबल को बढ़ाना चाहिए जो ऐसा काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने घरों के बाहर आकर, अपने बालकनी में आकर तालियां बजाना और जो है म्यूजिक बजाना, ये सब शुरू किया। और यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने टेलीविजन स्क्रीन पर बोल दिया कि अगर आप एक दिन का लॉकडाउन यानी कि जनता कर्फ्यू हम घोषित कर रहे हैं और शाम को 5 बजे आप अपने अपने कॉरिडोर में आकर, अपने अपने बालकनी में आकर जो है आप लोग इस तरीके से जो है हमारे जो देश के सिपाही हैं जो इस वायरस से लड़ रहे हैं, उनको आप जो है प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन देश ने उसको किस तरीके से देखा, शाम को लोगों ने थालियां बजाना शुरू कर दिया, शाम को लोगों ने उसको इस तरीके से देखा कि शायद ऐसा करने से कोरोना वायरस का असर खत्म हो जाता है या कोरोना वायरस मर जाता है। इस तरीके की मेंटलिटी देश के जनता में मैक्सिमम में पैदा हो गई। तो ये एक गलत, हमें अपनी बात को एक्सप्लेन करना और सही तरीके से अपने समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। और इस पर हमें, जो हमारे समाज के शिक्षित वर्ग है, जो हमारे समाज के, हमारे देश के जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वास्तविकता को समझते हैं कि कोरोना एक वायरस है, वो कोई देवी देवता या भूत पिशाच इस तरीके से जो है जागर लगाने से, कई लोगों ने वो फेसबुक
फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल दिया, बोला जागर लगा रहे हैं। एक आदमी मैंने देखा तलवार पकड़ के क्या करता है, वो तलवार पकड़ के बोल रहा है कि कोरोना अगर मेरे भारत में आया तो मैं तेरी गर्दन काट के तेरे को जो है दफना दूंगा। ओ क्या क्या मैसेज हम समाज को दे रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हम हो गए। तो इन सब चीजों को, इन भ्रांतियों को दूर करना और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना भी सरकार का की जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे लोग जो है ज्यादा डरते हैं। आज जो चीजें हमने बना दी हैं, क्योंकि देखिए इस जो कोरोना वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट है वह 2 से 5% लगभग, ठीक। और इसके ऊपर हम लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया है कि आदमी घबरा के ही मर जाए साहब। आदमी के अंदर इतनी घबराहट हो गई, अगर वो कोरोना वायरस से संक्रमित अगर हो जाए जो व्यक्ति, तो वह आधी तो घबराहट से ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए जीने की तमन्ना उसकी अगर खत्म हो गई, अगर वो अपने आप को इस तरीके से बिल्कुल आत्मबल अगर खो देता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें आवश्यकता है अपने देश के नागरिकों के मनोबल को बनाए रखने की और उनको ताकतवर बनाने की। इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। हाँ, इतना जरूर है कि इस बीमारी से ग्रसित लोग, वह किसी का भाई, किसी का पिता, किसी के माता, 60 साल से ऊपर के लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। जो किसी बीमारी से ग्रसित है उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये कोरोना वायरस जो है, अगर ये 3rd 4th स्टेज में चला जाए देश में, तो ये कम से कम देश की 20 से 25% आबादी को खत्म कर देगा। ये हमें सोचने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। इसलिए पहला दायित्व हमारा ये है कि हम इसको फैलने से रोकें। जी, साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहूँगा एडवोकेट सुंदर धोनी जी के पास। सर, जिस तरीके से आज का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से लोग डर के, भय के साए में जी रहे हैं, और साथ ही जिस तरीके से मैं उन जाबाज नौजवानों को, उन जाबाज लोगों को, उन जाबाज पुलिस वालों को और स्वास्थ्य कर्मियों को, खासकर उन स्वास्थ्य कर्मियों को मैं सलाम करना चाहूँगा। तो आपकी तरफ से क्या स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और जो पुलिस के या प्रशासन के जवान, नौजवान सड़कों पे हैं, रात दिन सेवा पे डटे हुए हैं, उनके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये है, देश का जो जवान है देश की सेवा कर रहा है, हम देख रहे हैं जी, सेवा कर रहा है जी। पुलिस वाले व्यवस्था बना रहे हैं, पुलिस वाले भी व्यवस्था बना रहे हैं, और डॉक्टर, जितने भी हमारे डॉक्टर लोग हैं वो सारे अपने अपने स्तर से इलाज कर रहे हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस तरीके से लोगों में भ्रांतियां फैलाई गई कि भाई रातों रात जिस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया और लोगों को बिगड़ जानकारी का कर्फ्यू लगाना, रातों रात 12 बजे आप अचानक कर्फ्यू लगा दे रहे हैं, और जो लोग मजदूर थे और कंपनियों में काम करते थे उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई, उन्हें अचानक कंपनी वालों ने बाहर कर दिया, उनके पास कोई रोजगार के साधन नहीं थे, उन्हें आवागमन का कोई उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी। आज वो लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हैं और पैदल चल रहे हैं, और जिनके पास पैसे थे वो तो बड़े तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं भाई घर के अंदर। बहुत अच्छी बातें हैं कि भाई देश को एक सपोर्ट कर रहे हो और घर में रह करके। लेकिन जो लोग फंस गए हैं, जिनको ये परेशानी है, जिनके पास खाने के लिए सामान नहीं है और चलने के लिए यातायात के साधन नहीं है और सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। उनकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, और जहां भी उनको जाना है, अपने अपने गंतव्य स्थान को उनको जाना है, लोगों को हमने फेसबुक में, व्हाट्सएप में यह लिखते और यह देख रहे हैं कि 175 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, तो उन लोगों की क्या स्थितियां होंगी। और एक व्यक्ति को तो हमने ऐसा भी देखा कि साइकिल में उसका बच्चा सोया हुआ है और वो हल्द्वानी से उत्तर प्रदेश को रवाना हुआ है और उसको रास्ते में कोई खाने की उसकी व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को इन चीज़ों की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, और उन लोगों का टेस्ट होना चाहिए, और उन्हें गांव में जाने के, गांव में उनके लठेत बैठे हुए हैं कि अगर बाहर से कोई भी मजदूर घर के अंदर आ जाता है, गांव में प्रवेश करता है, तो उसको गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार ने एक कुछ रास्ता निकालना चाहिए कि भाई इनका टेस्ट लिया जाए, टेस्ट लेने के बाद उनको एक हरी झंडी देनी चाहिए, भाई इनको गांव में प्रवेश किया जाए। तो इस तरीके के रास्ते बनाने चाहिए और ये सुविधाएं होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि भाई कोरोना से लड़ने के लिए एकमात्र यही है कि भाई एक दूसरे से टच ना करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। अगर हम ज़्यादा लोग एक साथ रहेंगे, अगर संक्रमित लोगों के पास अगर हम पहुंच गए तो अधिक लोगों को होने की संभावना है। तो इसलिए अधिकतर हम अगर सरकार का, देश की और विश्व की अगर हम जनता को सुख देखना चाहते हैं तो इस दूरी को बनाए रखें और अपने घरों में रियली कुछ समय बैठे रहें। जी, धन्यवाद।
साथ ही हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता श्री प्रवीण कुमार जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस महामारी में जो विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, हमारा भारत इस महामारी से इतना ग्रसित है, सब लोग भय के डर के साए में जी रहे हैं, तो हमारी इस समय पे एक सामाजिक तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? हमें किस तरीके से समाज को सपोर्ट करना चाहिए या सरकार को सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, सामाजिक जिम्मेदारी तो हम लोगों की बनती है, क्योंकि ये केवल देश की नहीं, किसी समाज की नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लेकर के एक महामारी के रूप में बन करके उभर करके ये कोरोना आया है जी। हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा बनती है। हमें जो जो सरकार ने निर्देश दिए हैं उन सब का पालन करना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारियां तो है, ये नैतिक जिम्मेदारी है जी। हम लोगों की। पर इसके अलावा हमारी कुछ सरकार की तरफ से भी कुछ इस तरीके की जिम्मेदारी, सरकार, मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तैयारी के साथ इसको लागू नहीं किया। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि जिस तरीके से अभी सुंदर धोनी जी ने बताया कि कई मजदूर इस तरीके से परेशान हैं, रास्ते में निकल रहे हैं, अपने घर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, भूखे हैं, मकान मालिक उनको निकाल दे रहे हैं या फैक्ट्री के मालिक उनको निकाल दे रहे हैं। सरकार ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तो उस वक्त ये कहा था कि कोई भी अपने कर्मचारी को बाहर नहीं निकालेगा। अगर कर्मचारी काम पे नहीं आ रहा है तो उसको काम पे माना जाएगा, उसका वेतन दिया जाएगा। तो सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए था। जी, सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सामाजिक तौर पर एक ह्यूमन होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, क्या हमारी कोई जिम्मेदारियां नहीं बनती कि हम किसी न किसी तरीके से उन लोगों को सपोर्ट करें, उन लोगों की मदद कर सकें जो आज सड़कों पे हैं, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, पीने को पानी नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सही है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये प्रशासनिक मामला है। आज देखेंगे आप, रोड पे कर्फ्यू है, सामान्य व्यक्ति बाहर निकल नहीं सकता। अगर आप बाहर निकलते हैं तो पुलिस किस तरीके से लाठी डंडे चला रही है, वो उनकी गलती नहीं है। वो शांति व्यवस्था को कायम रखना चाह रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है, वो उस ड्यूटी को पूरी तरीके से निभा रहे हैं। आप, ये सामाजिक जिम्मेदारी ना हो करके सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से उन लोगों को जो उनके इस फैसले की वजह से अफेक्टेड हुए हैं, उन लोगों को कैसे सुरक्षित रखती है, कैसे सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाती है, कैसे उन लोगों को भोजन की व्यवस्था मिल सके, कैसे वो 3 महीने या जिस तरीके का प्लान सरकार ने बनाया है। जी। सरकार का कहना है कि हम उन लोगों को जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उन लोगों को 1000 रुपये महीने की दर पे 1000 रुपये देंगे या 1000 रुपये महीना देंगे, जो भी उनकी स्कीम है। जी। पर इसके बावजूद भी कई लोग छूट जाते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी है, समाज में रहकर के एक आदमी काम कर सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। मैं रोड पे निकल जाऊं, कितने दिन काम कर पाऊंगा? मेरी व्यवस्था है। सामाजिक लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझ करके बांट रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे, कई सामाजिक संस्थाएं लंगर बना करके लोगों को पहुंचा रही हैं। न्यूज़ 31 की तरफ से भी आज कोशिश हुई है, उन्होंने भी जो बसें पहाड़ों में भेजी जा रही हैं उन लोगों को अपनी तरफ से जो भी खाने की व्यवस्था की वो दी। पुलिस वाले भी खाना बांट रहे। कई सामाजिक संस्थाएं इस तरीके से निकल करके आ रही है। पर सवाल उठता है सरकार के ऊपर कि सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज की तैयारी किए बिना, केवल उन्होंने सोचा तो मध्यम वर्ग का और उच्च वर्ग का कि उन लोगों को आप लॉकडाउन हो जाइए, चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन गरीब आदमी 21 दिन तक जो रोज सुबह कमाता है और शाम को खाता है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करेगा? अगर लॉकडाउन हो जाता है, पूरा लॉकडाउन हो जाता है, तो वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करेगा? कैसे शाम को? मैं कल एक न्यूज चैनल में देख रहा था, एक बच्चा रोते रोते इस बात को कह रहा था कि मैं 4 दिन से भूखा हूँ। सुबेरे मेरे पिताजी खाना खाने के लिए गए तो पुलिस वालों ने उन्हें मारा, वो लाठी खा करके वापस आए हैं। आप मुझसे सवाल मत करो, आप मुझे कुछ खाने को दो। तो ये सारी समस्याएं, इन सारी समस्याओं पे भी सरकार को सोचना चाहिए। जी, मैं इसी बात पे माननीय श्री एडवोकेट दीपचंद जी से पूछना चाहूँगा। सर, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो समाज सेवा के नाम पे रजिस्टर्ड हैं और सरकार से बहुत मोटी मोटी सब्सिडी लेती हैं, तो क्या उन संस्थाओं की इस मौके पे जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो आगे बढ़ें, वो कुछ करें? देखिए प्रसाद जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। पूरे भारत देश में, आज की डेट में पूरे भारत देश में लाखों एनजीओज हैं जी, जो सरकार का मोटा रकम हड़प लेते हैं। वो एनजीओ किसके हैं, ये सोचने वाली बात है, इसके बारे में बाद में बात की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो जिम्मेदाराना जो उनका रवैया है,
तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती थी, लेकिन हम तो अभी सरकार पर लांछन करेंगे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी उनकी जनता का है, जनता के लिए सरकार है। जिस तरीके से प्रवीण जी ने कहा कि हम सड़कों पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन इन एनजीओ के जो कर्मचारी हैं, जो सदस्य हैं, वो सड़कों पे बेशक आ सकते हैं, ये सरकार की तरफ से वैलिड है। नहीं, वो आपका कहना बहुत अच्छा है, आपका कहना बहुत अच्छा है। एनजीओज अगर इस कामों के लिए अगर आगे आती है तो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे एनजीओ का कर्मचारी हो या चाहे सरकार का कर्मचारी हो, क्या वह भी कोरोना वायरस को कैरी तो नहीं कर रहा है? सोचने वाली बात है। देखिए ना, क्या कोरोना वायरस को वह कर्मचारी कैरी तो नहीं कर रहा है? सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि लॉकडाउन तो लॉकडाउन, ये जिम्मेदारी सरकार की क्या बनती थी? मैं जहाँ तक मेरा अपना वो है मानना है कि सरकारी एनजीओ जितने हैं और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, बड़े बड़े से छोटे संगठन तक, उनकी जिम्मेदारी सरकार को ये चाहिए था कि एनजीओ कितने हैं और हमारे पास सरकारी कर्मचारी कितने हैं, और उनके द्वारा जो आर्थिक सहायता जो दी जाती है, उनसे आर्थिक सहायता लेना बहुत ज़रूरी था। देखो, प्रधानमंत्री जी ने रात के 12 बजे या रात के 8 बजे बोल दिया, नहीं जी कल से आप जो है घर में लॉकडाउन हो जाएंगे। ठीक है, प्रवीण जी ने कहा था कि चलो ठीक है भाई, लॉकडाउन तो हो जाएंगे, लेकिन जो मजदूर वर्ग है उसका क्या होगा? 1600 किलोमीटर पैदल चलकर निकल रहे हैं। देखिए, सब सोचने वाली बात है ये, तो 1600 किलोमीटर पैदल चल के निकल रहे हैं, क्या सोचने वाली बात है? अब ये दूसरी बात यह है, क्या वो लोग कोरोना वायरस को कैरी तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है। सामाजिक इन सब की जिम्मेदारी बेशक सरकार की बनती है कि जो लोग आज भूख से ग्रस्त हैं या कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, उनकी सेवा सुरक्षा सरकार की बनती है। मेरा कहना यही है कि सरकार की बनती है। सरकार को चाहिए था सबसे पहले तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करती। जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो जहां पर उनका बैरियर्स लगे हैं, बैरियर्स पर डॉक्टर होने चाहिए थे। जहां पर पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले डंडे बजा रहे हैं, वहां पर डॉक्टर का होना भी बहुत जरूरी था कि वह व्यक्ति कहीं कोरोना वायरस को कैरी तो नहीं कर रहा है, ट्रेवल तो नहीं कर रहा है उसके साथ कोरोना वायरस। पैदल चलने वाले लोग भी हैं, उन लोगों में क्या कोरोना वायरस ट्रेवल तो नहीं कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। देखो, आपने पुलिस वाले खड़े कर दिए बैरियर्स पर, हर जहां पर चौराहे पर या हर जगह पर, या जैसे हमने कहा उत्तराखंड के परिदृश्य में, परिक्षेत्र में आपने पुलिस वाले खड़े कर दिए। लेकिन जब दिल्ली से अगर कोई व्यक्ति यहाँ आ रहा है तो वहाँ पर डॉक्टर्स होना बहुत ज़रूरी था, पुलिस वाले के साथ साथ। ठीक है, सबसे पहले जो पुलिस वाले डंडे बजा रहे हैं, उससे पहले डॉक्टरी जांच तो करा लो भाई साहब उसकी, और उसके बाद उससे पूछो तो सही कि आपने भोजन किया नहीं किया, आप कहाँ से आ रहे हैं, कितने दिनों से आ रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनके प्रवीण जी ने कहा था कि उनकी जो है पूरी भूमिका तैयार करके उन्होंने काम नहीं किया, कहा कि लॉकडाउन हो करो तो लॉकडाउन कर दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, एनजीओ की जिम्मेदारी थी। जो एनजीओ जो है आज मोटी रकम सरकार से लेते हैं और उसको हड़प जाते हैं, जहाँ सामाजिक काम नहीं करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि एनजीओ को साथ लें, सरकारी कर्मचारियों को साथ लें, पूरा असला साथ लें और ये सारे कामों को पहले करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें त्रस्त कौन है? सबसे ज़्यादा त्रस्त है मजदूर वर्ग। बाकी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं तो ठीक है। जी, मैं इसी के साथ माननीय बसंत कुमार जी से एक बात पूछना चाहूँगा कि सर, जो शासन प्रशासन में जो माननीय नेतागण हैं हमारे, जिनको हमने वोट दे के अपनी आगे भेजा है, क्या इस समय पे उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? देखिए, आपके सवाल से हटकर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा और मैं इस डिस्कस को सार्वजनिक कर देना चाहता हूँ जी। इसलिए सार्वजनिक कर देना चाहता हूँ, जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें इस पर विमर्श करने की आवश्यकता है कि आपने एक सिद्धांत बनाया, एक सिस्टम बनाया। आपने कहा कि हम लोग सारी एजेंसीज को, सारे लोगों को लॉकडाउन कर देंगे, अर्थात हमारी शर्त यह है कि आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या इसके बीच में जो वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जैसे कि सुबह हमने कहा 10 बजे तक निकल सकते हैं भाई साहब, उसके बाद जो है आप नहीं निकल सकते हैं, क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि 10 बजे तक कोरोना वायरस होया रहता है? सही बात है। यानी कि जो संस्था में बैठे हुए जो अभिभावक वर्ग है हमारा, जिसको हम सत्तासीन लोग, जिनको आप नेता कह रहे हैं, जिनको हम अधिकारी कह रहे हैं, जिनको हम समाज के जिम्मेदार वर्ग कह रहे हैं, वो चाहे हम खुद क्यों ना हो,
हमारी जिम्मेदारी पहले, सबसे पहले जैसा कि हमारे प्रवीण जी ने कहा कि पूरी तैयारी के साथ हमारे द्वारा जो है इस प्लान को नहीं किया गया। हम कौन से स्टेज में आ गए थे, उसके बाद हमें क्या जरूरी काम करने थे। अब मैं आपको एक बहुत जोरदार इंसिडेंस बताता हूँ। पहले मैं इनकी उस बात पे आता हूँ, जैसे अभी प्रवीण जी ने एक सवाल किया था, बोला कि एक बच्चा जो है 4 दिन से भूखा था जी, और वो रोते हुए बता रहा था कि मैं 4 दिन से भूखा हूं। ये सवाल स्वामी रामदेव जी से जरूर पूछेगा। इसलिए पूछेगा, मैंने वो एक घटना देखी है, जब वो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जब उन्होंने एक आंदोलन किया था, वो अनशन पर बैठे थे, तो चौथे दिन वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, उनको इंजेक्शनों की जरूरत पड़ने लग गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि स्वामी रामदेव जी से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए उस बच्चे के द्वारा कि बताओ मैं 4 दिन से भूखा हूं, आप 4 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे भूखा रहने पे, तो उस बच्चे की क्या हालत होगी जरा सोचिए। जो स्वामी रामदेव जी कहते थे कि मैं योगा से अपने जीवन को जीत चुका हूं, मैं 150 साल जीऊंगा। वह आयुर्वेदिक दवाइयां प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन एलोपैथिक दवाइयों से ठीक होते हैं। बिल्कुल। मेरी स्वामी रामदेव जी से या किसी से कोई ऐसी वो नहीं है। जी। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। इस तरीके के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भारत में बहुत सारे होंगे। उनके दायित्व को, उनके जिम्मेदारियों को देखना बहुत जरूरी है। मैं बीच में देख रहा था कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री अजय कुमार टमटा जी द्वारा अपने निधि, पूरी सांसद निधि वह कोरोना वायरस के बचाव के लिए दे दी, जिलाधिकारियों के माध्यम से डोनेट कर दी गई है, दे दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन जिम्मेदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वो ऐसी जो है हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके नैनीताल लोकसभा सीट के हैं अजय भट्ट जी, उन्होंने भी घोषणा की। खुद प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की, वो तो बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हुए उन लोगों से कि आपको सैलरी कितनी मिलती है, आपके बच्चों के जो काजू किशमिश बादाम के जो खर्चे हैं उसमें से काट के आपने समाज को क्या दिया, ये जानना चाहता हूं मैं। आप राजकोष में पड़े हुए अपनी निधि को यह जता के देते हो कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया। ये तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत में जो 545 ही है, 43 है, दो एंग्लो इंडियन भी जोड़ एंग्लो देते हैं, इंडियन 45 बोल देते हैं, उनकी भी निधि होती है। यस यस यस। तो 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो निधि है वह बिना पूछे ही इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इन्वेस्ट कर देनी चाहिए। कर देनी। आज देश में जो हमारी स्थिति हो गई है, मुझे नहीं लगता कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है और हमारे लिए देश बचाना पहले है। वो निधि कहां खर्च की जाएगी ये पूछने का सवाल आज पैदा नहीं होता है। जी, जिस तरीके से आज लोग व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का व्यवहार हो चुका है और समाज में जो ये विसंगति या कुरीति कह सकते हैं, जिसको हम कुरीति कहना ज्यादा उचित रहेगा, कि एक अव्वल दर्जा, एक उच्च श्रेणी और एक मध्यम श्रेणी और एक निम्न श्रेणी में बांट दिया गया है समाज को। तो निम्न श्रेणी में जो व्यक्ति आज रोटी को मजबूर हो रहा है, पानी को मजबूर हो रहा है, खाने को मजबूर हो रहा है, उस व्यक्ति के संबंध में सोचने के लिए क्या किसी के पास समय नहीं है? अभी देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं, सबसे पहला सवाल ये खड़ा है कि जिन कदमों को हमने उठाया, जो भी एक्शन हमने लिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए, क्या आपको लगता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण रुक चुका है? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं लगता है। ऐसा तो नहीं है कि रुक गया है, क्योंकि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं, वो स्टेप्स वो ऐसे नहीं है कि कोरोना वायरस, जैसे आपका अभी था सवाल कि 10 बजे के सुबह बाद मैं उठा और मैं गया किराना की दुकान में और मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हूं। मैं गया किराना की दुकान में और वहां पर जो है किराना की दुकान में मैंने सारा संक्रमण फैलाया, उसके बाद 4 सामान लेके घर को आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए, आज एक अखबार की मैं कटिंग पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि सबसे ज्यादा लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं वो किराना स्टोर वाले हैं, जो जनरल स्टोर में जो है सामान बेचते हैं वो लोग हैं। जी जी। इट मींस
हम सारे वो खाने पीने वाली चीजें जो ऑब्जेक्ट्स हमारे दुकानों में रखे हैं, उन सब के माध्यम से कोरोना वायरस को जो है इधर से उधर कैरी करवा रहे हैं। अब सवाल यह है कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया, पूरे भारत को जब लॉकडाउन कर दिया गया, इंडस्ट्रीज को आपने बंद कर दिया, तो इंडस्ट्रीज बंद करने के बाद क्या आपने देखा कि वो इंडस्ट्री में जो 100, 200, 400 लोग काम कर रहे हैं वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपने रोडों में तो पुलिस खड़ी कर दी। आपको पता है पगडंडियां भी होती है चलने के लिए। आपको पता है मोहल्ले में एक दूसरे के घरों में लोग जाते रहते हैं। आपका समाज कितना जागरूक है ये तो हमने देख लिया है। हमारा देश का नागरिक कितना जागरूक है ये हमने देख लिया है, और ये उनकी गलती नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हमारे देश के समस्त नागरिक इतने जागरूक क्यों नहीं है, ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती नहीं है। आज सवाल उठेगा उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर, आज सवाल उठेगा कि देश की सरकारें आज तक देश की सरकारें शिक्षा पर कितना इन्वेस्टमेंट करती रही, शिक्षा का बजट उनका क्या था? क्यों? क्योंकि आज भी हमारे देश में वो जागरूकता, वो अवेयरनेस नहीं आई है। हमारी एजुकेशन दर जो है बहुत डाउन है, और आज भी यहां पर दैनिक भोगी वर्कर के रूप में अधिकांश समाज जो है उस जीवन को जीता है। एक किस्सा है, मैं आपको बताऊं, रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो, तो उस स्थिति में आज का जो है हमारा मैक्सिमम समाज जीता है। वो सुबह रोटी कमाने के लिए निकलता है और शाम को जब आता है जो 200, 400, 500 रुपए कमा के लाता है, उससे वह सामान खरीदता है और अपनी रोटी खाता है। और उस आदमी से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वह हमारे एक आदेश पे घर पे लॉकडाउन हो जाएगा, तो इससे बड़ी गलतफहमी देश की सत्ता की कुछ भी नहीं हो सकती है। इसके लिए आवश्यकता क्या है? सबसे पहले देखिए, जब नोटबंदी हुई थी तो यही सरकार थी, और इस सरकार ने नोटबंदी का निर्णय लिया था, तो हम लोगों ने उस टाइम बोला था कि जब लोगों को वो एटीएम की लाइनों में लग के लोग मरने लगे, जब लोग खड़े होकर अपने पैसे की मांग करने के लिए जो है अपने पैसे के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पड़ने लगी, जब बैंकों में पैसा नहीं था, नया नोट छप के नहीं आया था, और हम लोगों ने नोटबंदी रातों रात कर दी, तो तब कोई आदमी एक किस्सा सुना रहा था मुझे, बोला ये सरकार ऐसी निकली, ये ऐसी बहू जो घर में नहीं रही आती है, ये सरकार का जो काम है इस तरीके का बन हुआ कि एक नई बहू घर में आती है, ब्याह के लाते हैं, और उसे पता नहीं होता है कि घर के मेंबर कितने हैं, और वो क्या करती है, वह जैसे किचन उसको सौंपा जाता है तो एक रोटी तवे में डालती है और पूरे परिवार को कहती है कि खाना खाने के लिए बैठ जाइए। तो वो हालत जो है इन लोगों ने उस टाइम पे की, और सेम स्थिति जो है, रात को एक कमेटी बैठाई, मेडिकल एक्सपर्ट बैठाए, आपने कहा एक दिन जो है कल रात तक जो है आप रात तक का जो है आप पहले जनता कर्फ्यू करिए, दूसरे दिन मैं बड़ा ऐलान करूंगा। आपने बोला 21 दिन तक अब पूरा देश हमने लॉकडाउन कर दिया है। आपको समझना चाहिए कि इसमें जागरूकता की कितनी आवश्यकता है। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझने की आवश्यकता है। हम आज भी उन सब चीजों को, उन वास्तविक जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्निकल चीजों को समझने में असमर्थ हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको सिंपल सा एक थ्योरी बताऊं, अभी मेरे सामने एक वो आ रहा था घटनाक्रम, वो क्या कहते हैं आपका, फेसबुक से एक खबर आ रही थी, व्हाट्सएप फेसबुक में चल रही थी जो, तो बोला कोरिया ने जो है अपना वहां पे कंट्रोल कर दिया जी वायरस को। बोला क्या तरीका अपनाया? बशर्ते कि वो बहुत ऊपर लेवल पे कंट्रोल नहीं हुआ होगा, में भी हो सकता है उसके आंकड़े अगर गिरने लग गए तो फिर समझो कि हमने कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया। हम ये नहीं कह सकते आंकड़े बढ़ रहे हैं तो संक्रमित हो रहा है, आंकड़े गिर रहे हैं तो संक्रमण रुक रहा है, यही मानक हो सकता है। जी, जैसे वुहान शहर की कहानी ले लेते हैं। वुहान शहर में आज 3 दिन हो गए, कोई भी नया केस दर्ज नहीं किया गया है। यही, अब ये तो चलो विदेशों की खबरें हैं, हमारे पास सही और गलत के रूप में आ सकते हैं, बट एक जो टेक्नोलॉजी समझाई गई तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि हाँ इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने बोला देखिए जो लेफ्ट हैंडेड है उसको राइट हैंड का यूज करना चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे टच करने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए या फिर पुश करने के लिए, कोई चीज उठाने के लिए उसे अपने नेगेटिव हैंड का यूज करना चाहिए, और जो राइट हैंडेड है उसको अपने लेफ्ट हैंड का यूज करना शुरू कर देना चाहिए।
इसमें कहीं ना कहीं सार्थकता लगती है, क्योंकि अधिकांश अगर मैं दाहिने हाथ का यूज करता हूं तो मैं अपने दाएं हाथ को अपने नाक पे ले जाता हूं, अपने मुंह पे ले जाता हूं। अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को बाएं हाथ से पकड़ना शुरू कर देता हूं तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण थोड़ा रुक सकता है। दूसरा, दस्तानों का यूज करना, ये बड़ी जिम्मेदारी थी। कहीं ना कहीं सैनिटाइजर का यूज करना जो ज्यादा शुरू किया गया, उससे ज्यादा बेहतर लगता था मुझे कि दस्तानों का यूज किया जाना चाहिए था जी, और दस्तानों को शाम को सैनिटाइज कर देना चाहिए था जी। हम दस्तानों से दिन भर काम करें और शाम को दस्तानों को सैनिटाइज करके सुबह फिर दस्तानों को यूज किया जा सकता है। बेहतर ऐसा तो तरीका हो था, सकता है ना? बहुत बेहतर तरीका था। ना? ये बेहतर तो इस तरीके से जब हम जागरूकता फैलाते, हमने हर किसी को मास्क पहना दिया, जबकि खुद मेडिकल एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई इसमें सबको मास्क पहनाने की जरूरत नहीं है। हमने सबको मास्क पहना दिया। दूरी का जहां सवाल है वो समझ आता है। जब हम एक तरफ कह रहे हैं कि 3 फीट की दूरी आपको बना के रखना है, दूसरी तरफ हम हर किसी को मास्क पहना रहे हैं। संक्रमितों की सही तरीके से पहचान करना ये सबसे पहली जिम्मेदारी थी कि संक्रमितों को सही तरीके से पहचान करना। अच्छा, अब सवाल यह है, ये तो मेडिकल जो एक्सपर्ट है उनका विषय है। हम ये समझते हैं कि जो कोरोना वायरस है, सबसे पहले मुझे ये जानकारी मिले कि कोरोना वायरस का संक्रमण आपके शरीर में कितने समय में डिटेक्ट हो जाता है? कितने समय में डिटेक्ट जैसा कि मेडिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि 10 से 14 दिन के अंदर अंदर आपके शरीर में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। 10 से 14 दिन में दिखाई देने लगते हैं या 10 से 14 दिन में वो अफेक्टेड हो जाता है? इफेक्टेड हो जाता है, 14 दिन में इफेक्टेड हो जाता है। लक्षण कितने दिन में दिखाई लक्षण मेरे ख्याल से 8 दिन कुछ ऐसी बता रहे हैं। लक्षण तो सामान्य लक्षण हाँ, है, सामान्य लक्षण है। 5 से 6 दिन में। इनका कहना है कि अफेक्टेड जो है वो 10 से 14 दिन के बीच हाँ। से 14 दिन के बीच में यही इफेक्टेड थोड़ा फर्क पड़ जाता है। देखिए, हमने कहा कि भाई हम लोग 14 दिन जो है क्वारंटाइन हो गए, क्वारंटाइन। ठीक है जी। तो हमने कहा मुझमें अब उसका इफेक्ट नहीं। इट मीन्स ये है कि 14 दिन में ये पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं। अब उसके सिम्टम्स जो है वो कितने दिन में डिटेक्ट हो जाते हैं एक आदमी पर, ये समझने वाली बात है। और अगर वो डिटेक्ट होने की बात है तो हमें स्क्रीनिंग इतने तरीके से करनी चाहिए कि हम एक आदमी का कम से कम उतने दिन तक, अगर वो 14 दिन ही मान लें, 14 दिन तक उसको जो है अगर कोई ऐसा सिम्टम्स वाला आ रहा है तो सबसे पहले हमारे पास जो लैब है, जो टेस्ट करने वाले लैब हैं, उनकी संख्याओं को तुरंत जो है उन पर प्रभाव डालने की जरूरत थी, उनको बढ़ाने की आवश्यकता थी कि हम कोरोना वायरस के संक्रमण को चेक करके आइडेंटिफाई कर सकें। आज आप पहले आपके आंकड़े आते हैं, बोला जी बुखार आया है तो कोरोना संक्रमित है, नहीं आया है तो कोरोना संक्रमित नहीं है। आप टेम्परेचर नाप के तय कर रहे हैं कि वो कोरोना संक्रमित है कि नहीं है, और इवन उसको कोरोना संक्रमित न मान के आप प्रदेश के अन्य हिस्सों में उसको जाने के लिए अलाउ कर दे रहे हैं। आपने देखा, आपने जो पुलिस वाले जो नाकों पर खड़े किए हैं, वहां पर आपको एक मशीन पकड़ा रखी है, वह आपका जो है कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई करने की मशीन है। उससे अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं अपनी पर्सनल कार से, तो वह आपको उतारेंगे और आपका टेम्परेचर चेक करेंगे, और टेम्परेचर अगर आपका 97, 98 से नीचे टेम्परेचर है तो इट मीन्स ये है कि आपको बुखार नहीं है, आप नॉर्मल है, आपको कोरोना का संक्रमण नहीं है, आप जाइए। आप चले गए, पता चला आप 4 दिन के बाद कोरोना संक्रमित पाए गए, और उस 4 दिन में आपने इतना बड़ा अत्याचार कर दिया कि जिस गांव में आप गए उस गांव के सभी लोगों को आपने संक्रमित कर दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन? मैं सवाल पूछ रहा हूं सरकारों से कि जिन फैक्ट्रियों को, जिन इंडस्ट्रीज को आपने बंद कर दिया, क्या वो लोग आज उन इंडस्ट्री के जहां पर वो रहते थे, जिस घर में किराए में रहते थे, जिस इंडस्ट्री में वो काम करते थे, उस इंडस्ट्री के जिस आसपास के जगह पर वो रहते थे, क्या वो वहां है? ये जानने की कोशिश सरकारों ने की? वो वहां से निकल चुके हैं, किसी भी तरीके से अपने घर में पहुंच चुके हैं। अगर वो इंडस्ट्री का एक व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित था तो वो कुछ दिन पहले उस इंडस्ट्री के सभी वर्कर्स को संक्रमित कर चुका था, और उस इंडस्ट्री के सभी लोग अगर वो वहां से निकल के जा चुके हैं तो मैं बता रहा हूं वो अपने गांव में भी संक्रमण फैला चुके हैं। जी जरूर, इस तरीके से तो जैसे इंडस्ट्री नहीं, मैं होटल की बात करता हूं, रेस्टोरेंट्स की बात करता हूं। अगर किसी होटल का कोई वर्कर अगर वह कोरोना से संक्रमित था, होटल के मालिक ने या रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे यह नहीं कहा कि मैं तेरे को 1 महीने तक खिला सकता हूं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश है, ये हमको
कोरोना से संक्रमण को रोकना है और हमें सबको लॉकडाउन होने की आवश्यकता है और इसके लिए आपको यही रहने की आवश्यकता है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये कहने वाले लोग बहुत कम मिले, क्योंकि हम रोडों में देख रहे हैं कि वो मजदूर वर्ग जो होटलों में काम करता था, जो इंडस्ट्री में काम करता था, वो रोड में झुंड के तरीके से चल रहा है और जगह जगह पर भूखा प्यासा चल रहा है और उसने एक ही बात ठानी है कि मुझे अपने घर तक पहुंचना है। और घर पहुंचने के बाद उसके साथ क्या घटना हो रही है, ये भी एक नई चीज सामने आई है। अभी बोला वहां पर गांव के गेट में कुछ लठैत खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि हम तुमको गांव में नहीं घुसने देंगे ना। एक तो उनकी प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्री को बंद कर देना, ये लॉकडाउन का हिस्सा नहीं था। आज मैं बता रहा हूं, मैं माइंस यूनियन का प्रेसिडेंट हूं जी। तो सारी माइनिंग में वर्कर्स को काम करना बंद कर दिया है। ये एक बरबली आदेश था और इस पर सारी माइनिंग में काम करना बंद कर दिया। बागेश्वर जनपद के अंदर लगभग जो है 1000 से 1500 आदमी या भी लगभग 2000 मजदूर काम करता है। उसको जो है हमने टेंटों में रखा हुआ है, किसी ने टेम्परेरी उनकी व्यवस्था कर रखी है। अब उनको 24 घंटे ये देखा जाना कि वह उसमें सही से है कि नहीं है, वो कहीं घूम तो नहीं रहे हैं, ये देखा जाना क्या सबके बस की बात है? अगर माना मेरी माइन क्षेत्र के अंदर का नेपाली वह कोरोना से संक्रमित है, तो वो बगल में एक माइन क्षेत्र और है जहां उसके रिश्तेदार काम करते हैं, वो वहां जाता है, उनसे घुल मिल के आता है और अपना कोरोना वायरस वहां फैला के आ जाता है। और उस क्षेत्र के लोग, वहां के बगल में दूसरी माइन है, वहां उसके रिश्तेदार रहते हैं, वो उस पे जाता है और वहां वो फैला के आ जाता है। और वही नेपाली मजदूर जिसको हमने लॉकडाउन करने के लिए घर पे रखा हुआ है, अपने माइन क्षेत्र के अंदर वो रहता है। अगर उसको काम पे लगा दिया जाता तो वह 6 मीटर की दूरी बनाकर अपने वर्क को कर सकता था, उसको इंगेज रखा जा सकता था, शायद तो कोरोना वायरस को ना फैलाता। लेकिन उसको जो है हमने क्या कर दिया, हमने रोक दिया, हमने कार्य बंद कर दिया, उसका काम हमने नियोजन बंद कर दिया। नियोजन बंद करने से क्या हुआ, नियोजन बंद करने से उसने वितरण करना शुरू किया और वो वितरण करके जो है वो कोरोना वायरस को संक्रमित कर सकता है। कहीं ना कहीं अच्छे की मंशा में हमने अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करके कहीं हमने उस वायरस को फैलाने की प्रक्रिया तो नहीं चला दी। इस बात को सोचने की आवश्यकता है। मैंने जिला अधिकारी बागेश्वर को इस पर अपना रिप्रेजेंटेशन दिया कि ये जो कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए हमें अपने मजदूरों को अपने नियोजन के अंदर इंगेज रखने की आवश्यकता है। हमें उनको दूरी बनाकर इंगेज रखना चाहिए, उनको एक दूसरे से वहीं पर टच ना करने दिया जाए, उनको मास्क दिए जाए, उनको सैनिटाइजर दिया जाए तो वहीं पर सुरक्षित किया जा सकता है। इंडस्ट्री को बंद करना इसका समाधान नहीं हो सकता है। हमारे पास मेरे छोटे भाई की एक इंडस्ट्री है, यहाँ पर पाउडर का प्लांट है, उसमें कम से कम 25-30 आदमी काम करता है, लेबर मजदूर। अगर हम उसको इंडस्ट्री बंद कर दी है और वो लेबर मजदूर क्या जिद करता है कि हमें घर जाने की इजाजत दीजिए, और जब हम उनको कहते हैं घर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी तो वो रात को भाग जाता है। आपने देखा होगा कि टनकपुर में एक नेपाली मजदूर कोरोना से संक्रमित पाया गया, वो किसी के इंडस्ट्री से भागा हुआ व्यक्ति था। तो इस तरीके से हमें बहुत सूझबूझ और समझ से काम लेने की आवश्यकता है। हमें सारे पहलुओं पर ढंग से विचार विमर्श करने के बाद इन सब चीजों को जो है हमें आगे कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन ये काफी हबड़ तबड़ हो गई, काफी जल्दबाजी हो गई। ऐसा मेरा काफी जल्दबाजी में उठाए गए कदम हैं। साथ ही मैं माननीय श्री धोनी जी से पूछना चाहूंगा, सर मेडिकल फैसिलिटीज पे आते हैं। मेडिकल फैसिलिटी में कहा जाता है कि हमारा देश भारत जो है वो 112वें पायदान पे है और इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश ये दूसरे, तीसरे या चौथे पायदान पर आते हैं। तो इन विकसित देशों में जब कोरोना महामारी का ये हश्र हमें देखने को मिला, तो ऊपर वाला ना करे, हमारे देश में अगर इस तरीके से महामारी का विस्फोट होता है तो क्या हमारी मेडिकल फैसिलिटी इसको काबू करने में कामयाब हो पाएगी? देखो प्रसाद जी, ये तो आप स्पष्ट ही कर रहे हैं जी कि भाई जब भारत का अगर मेडिकल की हम बात करें 112वां नंबर है जी, और जो फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में है, वहां पर इतनी बड़ी महामारी हुई है जी। अगर भारत में अगर इस तरीके से फैल जाता है तो भारत असमर्थ तो रहेगा ही रहेगा। और साथ ही अगर अभी भी बहुत चांसेज हैं, अगर हुआ मान लिया जाए इतने हमारे
ट्रेनों को जगह जगह रोका गया है, जगह जगह उनको अपने स्थान दिए गए हैं, रोके गए हैं। जी। अगर इन्हीं में से अगर हम इन्हीं का यूज हम करें तो काफ़ी हद तक सेवाएं मिल सकती हैं। और साथ ही जो लॉकडाउन की आप बात करें, लॉकडाउन अगर इस तरीके से कर रखा है कि भाई अगर यह पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में कोरोना से ग्रसित लोग हैं तो वहीं लॉकडाउन कर दिया जाए, उन लोगों की वही व्यवस्था बना दी जाए। जी। और साथ ही मैं उस बिंदु को बताना चाहूंगा कि भाई आपने ये बोला था कि जो मजदूर वर्ग की आप बात कर रहे थे, भारत में जब किसी भारत में ही नहीं विश्व में अगर कोई व्यक्ति या हम एक बिल्डिंग को बना लेते हैं, बिल्डिंग बनाते वक्त जो नींव का पत्थर है, नींव का पत्थर बहुत अंदर होता है लेकिन बिल्डिंग नींव में टिकी रहती है। जी जरूर। तो वह नींव का जो पत्थर है, बिल्डिंग पूरी नींव के पत्थर में टिकी हुई है। तो भारत का जो मजदूर वर्ग है, भारत वो रियली उस मजदूर वर्ग पर ही टिका है। जी। भले ही आप उसमें राजनीति में लें, किसी भी क्षेत्र में आप लें, तो उसी मजदूर वर्ग से टिका हुआ यह देश है, लेकिन उस वर्ग की बात कोई नहीं करता। तो हमें यह सरकार को सोचना होगा। ये मेरे विचार भी हैं और मैं सोचता भी हूं, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते हैं तो कह तो सकते हैं, सरकार तक अपनी आवाज तो पहुंचा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले उस वर्ग के बारे में सोचना चाहिए जो आज रोडों में डंडे भी वही खा रहा है। वह कोरोना वायरस को नहीं लाया है, कोरोना को लाने वाले तो अमीर लोग हैं जो विदेशों में घूम करके भारत में आए जी। लेकिन मजदूर वर्ग नहीं लाया और डंडा वो खा रहा है। तो इसलिए इसे सरकार को सोचना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से व्यवस्था बनानी चाहिए और किसको किस तरीके की फैसिलिटी सुविधा मिलनी चाहिए, वो सरकार का एक दायित्व बनता है। जी। ये मेडिकल के बारे में थोड़ा सा मैं बताया। हाँ, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ ना, बात आपने मेडिकल की कही थी तो उस पर आगे। मेडिकल के दृष्टिकोण में भारत 112वां 114वां जो भी है वह क्षेत्र है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ इटली और इस देशों में, इटली तो फर्स्ट नंबर में बताया जाता है, फ्रांस, रूस, जर्मनी। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आज की डेट में अगर जिस प्रकार से इटली में हो रहा है तो अगर भारत देश में होता है तो फिर रोक पाना बहुत मुश्किल है। फेज़ 3 और फेज़ 4 में जो भी अगर आता है तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए एहतियात ज़रूरी है। एहतियात के लिए मेरा अपना सजेशन है कि अगर कोई बाहर से मजदूर आ रहा है, छोटा मजदूर आ रहा है बाहर से, तो हमें पता तो नहीं है कि वो कोरोना को कैरी करके ला रहा है कि नहीं। इसलिए जो है कहीं न कहीं क्वारंटाइन सेंटर बना देने चाहिए। जिस प्रकार से कहीं कहा गया कि ये अपने TRH सेंटर हैं, TRC सेंटर जी, TRC हैं, और जिला पंचायत के या जिला परिषद के जो भी सेंटर हैं वहाँ पर एक क्वारंटाइन सेंटर बना देना चाहिए। जो भी मजदूर बाहर से आ रहा है वहाँ वो 14 दिन तक या 15 दिन तक, जब तक लक्षण उसके नहीं उभरते हैं तब तक उसको जो है उस सेंटर में रखा जाना चाहिए। हमारा मतलब ये बहुत बड़ी अच्छी सोच थी कि उसको आप इधर उधर जो है जाने से नहीं रोक सकते हो। यस। आप दिल्ली से एक मजदूर निकला, उसने बागेश्वर जाता हूं बोला, ठीक है, वो बागेश्वर चला गया, लेकिन बागेश्वर पहुंचने पर उसके प्रति आपके क्या दायित्व थे, आपने वो पूरा नहीं किया। वो कहां गया, उसने क्या किया, बशर्ते वो कोरोना से ग्रसित था या नहीं था ये बात का बिंदु है, लेकिन पहला विषय ये है कि जिन बसों में आपातकालीन सेवा का बोर्ड लगाकर जिन बसों में आप उन जो यात्री हैं उनको ढो रहे हो जी, उनकी कोई भी केयर आपने नहीं की है। वो अपने गांव में पहुंच चुका है। अगर उस बस में वो गया है, उस बस में उसने सबको कोरोना वायरस से अगर वो ग्रसित है तो वह लगभग बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर चुका है। और आगे जाने के बाद आपने उसको फ्री छोड़ा हुआ है। आप कब उसको आइडेंटिफाई करोगे, जब वो घर से बीमार होकर हॉस्पिटल है, जुकाम लग के या फिर बुखार आकर वो हॉस्पिटल आएगा, फिर आप उसकी ट्रेवल हिस्ट्री तक टटोलोगे, फिर वो कहेगा मैं दिल्ली से आया हूं, देन फिर आप उसको कहोगे इनको क्वारंटाइन करिए, आइसोलेटेड करिए, तब आप उसके प्रति जागरूक होंगे। और सवाल क्या है कि जब आपने उसको पकड़ा उससे पहले वो घर से आया ना, उससे पहले वो कितने लोगों को संक्रमित करके आ चुका है, इसकी कोई हिस्ट्री उसके बाद आपके पास नहीं रहती है। कायदा ये था कि ठीक है वो दिल्ली से परेशान होकर घर आ गया, वो बसों में बैठ के आए, बस में 50 आदमी आए, 100 आदमी आए, उन 50-100 आदमी अगर वो अल्मोड़ा पहुंचे, अगर वो अल्मोड़े के हैं तो अल्मोड़ा जिला प्रशासन को यह दायित्व होना चाहिए था, अल्मोड़ा जिला प्रशासन को यह आदेश होने चाहिए थे कि उन
उनको वो कम से कम 14 दिन ऐसी जगहों पर रखे कि जब तक वो आइडेंटिफाई ना हो, उनका मेडिकल चेकअप सही ना हो जाए, तब तक उनको उन जगहों से ना छोड़े, तभी उनको घर जाने की इजाजत दी जाए वहां से। यहाँ मैं थोड़ा सा बात पे जोड़ना चाहूंगा। प्रसाद जी, आपने मुझसे सवाल किया था कि सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी जी, यहाँ पे हम टोटली सरकार के ऊपर डिपेंड ना रहें, कुछ नैतिक जिम्मेदारी, कुछ सामाजिक जिम्मेदारी उन लोगों की भी होनी चाहिए जी, जो मैं लोग यहाँ से इसी सफर बात को करके कहना जा चाह रहे रहा हैं। था। आप अभी कुछ दिनों पहले की बात है, देहरादून में 2 लड़के दुबई से निकल करके आए सीधा। ये सरकार की नहीं, मतलब प्रशासन की नेग्लिजेंसी का केस है। 2 लड़के दुबई से आए, वो पहले दिल्ली एयरपोर्ट उतरे, दिल्ली एयरपोर्ट पे उनका जो भी स्क्रीनिंग होनी थी वो हुई, उसके बाद वो देहरादून पहुंचे। देहरादून पहुंच करके उनको किसी ने कुछ नहीं पूछा। उन लड़कों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ करके खुद कोरोनेशन जो हॉस्पिटल है देहरादून, वहां गए और वहां लगभग 2 से 3 घंटे वो खड़े रहे कि हम लोग दुबई से आए हैं, एक बार हमारी स्क्रीनिंग कर लो। तो इस तरीके की जो जिम्मेदारी है वो हमारे लोगों को समझनी पड़ेगी। भले ही हम 112वें नंबर पे या 114वें नंबर पे, जिस नंबर पे भी हमारी मेडिकल सुविधाएं हैं, लेकिन ये जागरूकता, ये जो लॉकडाउन है, इससे ज्यादा जी, ये हमारी का हाइपोथेटिकल विचारधारा हो सकती है कि हम लोग कहें कि हमारे देश का 100% व्यक्ति जागरूक हो जाता, लेकिन सवाल ये है कि अगर देश में कानून बना है, देखो हम आज कहते हैं कि खून खराबा नहीं होना चाहिए, आईपीसी बनी हुई है भाई, ये भ्रष्टाचार का कानून बना हुआ है, लेकिन हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो जागरूक नहीं है, जो भ्रष्टाचार करते हैं उसके बावजूद भी, जो उसके बावजूद भी इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं, उसके बावजूद भी अत्याचार होते हैं। यानी कि इंसान की सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं हो सकती है। और उस मजदूर वर्ग को समझाने में मैंने शुरुआती दौर पे आपको एक बात बोली थी कि भारत की जो लिटरेसी दर है वहां पे हमें जाना चाहिए। हम एजुकेशन दर की तो बात ही नहीं कर रहे, तो लिटरेसी की कर रहे हैं। और उस स्थिति में दूसरा आदर्शवादी देश है, इवन वो ये मान लेता है, वो तो आज की डेट में मैं बता रहा हूं, उसको ये भी पता नहीं है कि कोरोना वायरस कोई वायरस है या फिर कोई देवी देवता का कोई प्रपंच हो रहा है और उसको शायद हम घनारी जाकर लगा के ठीक कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें, यानी कि जो समाज के अभिभावक वर्ग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं के द्वारा कुछ एहतियात कदम उठाए जाएंगे तो ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कुछ लोग मिल गए, यानी कि 2-3, हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोगों को जो इस तरीके से कदम उठा रहे हैं। हम लोग भी तो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, हम भी तो देश के नागरिक हैं, हमें चिंता है इन सब चीजों की, लेकिन हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि समाज का टोटल वर्ग को इस बात की चिंता नहीं है, यही तो डिस्कस हम कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दिल्ली से आने वाले बच्चे या युवा जो भी हैं वो घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो क्या इसमें गांव की एक सर्वप्रथम जो इकाई जिसको कहा जाता है ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बनती है जिम्मेदारी, लेकिन अब आप जिस स्तर पे हम बात कर रहे हैं, हमें पहला प्राइमा फेसी क्या कदम उठाना चाहिए, हमारी प्रथम जिम्मेदारी क्या है, वहां से शुरू करते हैं। शायद मैं समझता हूं कि अभी एक बात हमारे धोनी जी ने कही थी या प्रवीण जी ने कही थी कि जब वो गांव में पहुंच रहे हैं तो वहां पर गेट में 2 लठैत खड़े हैं जो गांव में एंट्री नहीं करने दे रहे। शायद वो ग्राम पंचायत के ही लोग होंगे जो उनको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन उनका तरीका गलत है, वो उनको सिंपैथी की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हमने एक वीडियो में देख रहा था फेसबुक में और व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा था, वो कह रहा था कि आपने चाइना से अपने आदमी को लाने के लिए इतनी चिंता व्यक्त की, आपने जापान, रशिया से, दूसरे देशों से, दुनिया के, भारत के बाहर के देशों से, जो विदेशों में थे उनको लाने के लिए इतनी चिंता व्यक्त की, और आज हमारे देश का मजदूर वर्ग, कोई कलकत्ता में, कोई पंजाब में, कोई गुजरात में, कोई दिल्ली में, कोई यूपी में, कोई महाराष्ट्र में फंसा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कहां है? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये वास्तविक बात है। हमने कहा कि रोड पे जो मिल गया उसको मैंने पानी पिला दिया, जैसे कि आज अभी प्रवीण जी बता रहे थे कि न्यूज़ 31 ने भी जो है आज केले बांटे, कितने केले आपने दिए होंगे और कितने दिन चलेंगे ये भी तय करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो आदमी लगातार सफर कर रहा है, हो सकता है यहाँ आपने 2 केले दे दिए, लेकिन आगे जाके उसको 2 दिन तक केले ना मिलेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वही बात आप दोबारा बोलेंगे कि 3-4 दिन से भूखा बच्चा रो रहा था कि मैं 4 दिन से भूखा हूँ। तो जी, जिस तरीके से न्यूज़ 31 के ही माध्यम से एक यात्री ने हमसे गुजारिश की, न्यूज़ 31 के माध्यम से सरकार से एक विनती की कि हमारे जो साथी फंसे हुए हैं, दिल्ली में हैं, देहरादून में हैं, आगरा में हैं या अन्य जगहों पर हैं,
उन्हें लाने के लिए सरकार कोई कदम उठाए, त्रिवेंद्र सरकार कोई कदम उठाए, राज्य सरकार कुछ करे, या हमारे सांसद विधायक ऐसा कुछ करें कि वहां फंसे हुए हमारे बच्चे देखिए आ सकें। पहला बिंदु था कि पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया। जी, पहला विषय, लॉकडाउन हुआ क्या? नहीं हुआ। मेरा सवाल है, नहीं हुआ। लॉकडाउन इसलिए नहीं हुआ, जो जहां था उसे वहीं रहने की आवश्यकता थी, दैट इज कॉल्ड लॉकडाउन। लॉकडाउन क्यों प्रवीण जी? जी यही तो लॉकडाउन है। जी यानी कि आप जहां पर हैं, जिस स्थिति में हैं, अब आप अपने जगह से हिलने का काम ना करें, अपने कैंपस के अंदर रहें। अपने कैंपस के अंदर। लेकिन जरूरतमंद लोग जिन्होंने ये दरकार लगाई कि साहब आप हमें लॉकडाउन कर दीजिए, जहां पर हम हैं वहीं पे लॉकडाउन कर दीजिए, लेकिन हम अगर कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे तो हम भूख से मर जाएंगे, यही बोला। बिल्कुल बिल्कुल बोला। उनको ये विश्वास नहीं रहा कि शायद हमको खाना मिलेगा। कल दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा, मनीष सिसोदिया जी बोल रहे थे कि हम लोग खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे खाने की व्यवस्था करने तक कहीं कोई भूख से मर तो नहीं जाएगा? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? मेरी व्यवस्था कब होगी? क्योंकि खाना हमको समय समय पर चाहिए, और इस टाइम मुझे भूख लगी है तो मैं कितने समय सरवाइव कर सकता हूं, ये भी तो विचार का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि अब जरूरत जो सेकंड स्टेप थी वहां गड़बड़ कर गई सरकार है, वहां पर समाज के जिम्मेदार लोग गड़बड़ कर गए। जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप क्या था? जब लॉकडाउन हुआ तो ये अफरा तफरी होना स्वाभाविक था जी। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारे देश का मजदूर वर्ग उन जगहों पर नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकला है, 2 रुपया कमाने के लिए घर से बाहर निकला है। उसको 10,000 रुपए सैलरी मिलती है या 5,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो वो 10,000 रुपए का जितना भी खर्चा होता है उसमें से 2,000 रुपए बचा पाता है। कोई आदमी पिछले महीने अगर उत्तराखंड से दिल्ली गया हो नौकरी करने के लिए, या फिर महाराष्ट्र गया हो, गुजरात गया हो, आप समझ सकते हैं उसने 10,000 रुपए सैलरी ली होगी, 8,000 रुपए उसके खर्च हो गए होंगे, 2,000 रुपए बचाया होगा, और वो इस महीने लॉकडाउन हो गया। अब उसके पास कितने रुपए हैं? 2,000 रुपए हैं, और वो 2,000 रुपए से कितने दिन सरवाइव करूंगा, उसके दिमाग में ये चिंता उसको सताई जा रही है। और उसके दिमाग में जो चिंता है, उस चिंता ने उसको क्या किया? उस चिंता ने उसको क्या किया? एक लड़का जो पूछ रहे थे, आप जैसे पत्रकार लोग जो आज समाज सेवा में सब चीजों को आगे लेके आ रहे हैं, वहां पर एक कोई मीडिया चैनल वाला उनसे पूछ रहा था उस बच्चे से कि बताओ आप क्यों निकले वहां से? सरकार ने बोला तो था कि आपको खाना खिलाएंगे, आप करेंगे। बोला कब खिलाएंगे साहब? मैं पैदल ही निकल आया। बोला तो अब क्या करोगे? बोला मेरे जेब में 400 रुपए बचे हैं, मेरे पास 1,000-1,500 रुपए थे, उसमें से 400 रुपए बचे हैं। इस 400 रुपए से अगर मैं वहां रुक जाता तो मैं कितने दिन जी पाता? आप ही बताइए मुझे। एक जेन्युइन सवाल जो एक मानवता, इंसानियत और भाईचारे के नाते हमें सोचने की जरूरत है। किसी ने मैसेज डाला था, बोला कोरोना के बारे में करुणा से सोचिए, तो करुणा से ही सोचने की आवश्यकता है। अब उन लोगों को आप लोगों ने यहां कंट्रोल नहीं कर पाया किसी तरीके से कि वो पैदल ही कम से कम कितने किलोमीटर आपने बोला? 1200-1500 किलोमीटर, 1600 की बात हुई। 1600 किलोमीटर तक वो पैदल चलने के लिए मजबूर हो गया, और बड़ी मुश्किल से उसको रास्ते में पानी मिला होगा, नहीं मिला होगा, उसको खाना मिला होगा, नहीं मिला होगा, किसी तरीके से वो घर पहुंचा। अब वो पहले तो गाड़ियों से कैरी कर रहा था आपके कोरोना वायरस को, अब वो पैदल कैरी कर रहा है। वो घर गया, बच के आ गया साहब, क्योंकि कोरोना वायरस तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में ही है, यहां तो है नहीं। मैं तो बच के आ गया, मैं कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं था। पता चला 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद पता चला कि उस पर भी कोरोना वायरस जो है डिटेक्ट हो गया, वो भी आइडेंटिफाई हो गया, और उस दिन तक वो अपने गांव में उस महामारी को ले जा चुका है। और अभी तक तो ये शहरों में है, आपने लॉकडाउन किया है, शहरों में है, इसको बचाइए। अगर जिस दिन ये गांव में, कस्बों में पहुंच गया, उस दिन सरकार की आफत हो जाएगी, उस दिन नहीं बचा पाएगी सरकार जी। उस दिन कोरोना विस्फोट की स्थिति शायद परमाणु विस्फोट से भी कहीं ज्यादा भयावह स्थिति कोरोना विस्फोट की होनी है। वही कहना था मेरा कि जो सरकार ने जो बात कही थी, सरकार को वो मजदूरों को वहां से जो निकलना पड़ा अपने गांव की तरफ, सरकार ने वो सुरक्षा उनको उसी जगह पे देनी चाहिए जी। थी, जो कोशिश जी होनी चाहिए थी। प्रवीण जी, मैं थोड़ी सी बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा। जो मजदूर जहां हैं, क्या उस जगह पे सरकार के द्वारा चलाए गए एनजीओज जो सरकारी मदद पाते हैं, सब्सिडियां पाते हैं, लाखों रुपए की सब्सिडी
डकार जाते हैं साल में, तो क्या उस जगह पे वो एनजीओज एक्टिवेट नहीं थे एनजीओ जरूर या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी वहां? देखिए, जिम्मेदारी समझना नहीं समझना ये नैतिक मूल्यों पे और अपनी समझदारी पे बिल्कुल, नहीं, निर्भर करता है। सरकार इस पर भी बिल्कुल। ध्यान दे कि अगर ये सरकार सब्सिडी दे रही है इसमें। एनजीओ की जिम्मेदारी को दरकिनार करते हुए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है। हाँ, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये कह रहा हूं कि जब वो अफड़ा तफड़ी में वो जो मजदूर था, वो मजदूर को पता चला कि मुझे घर जाना जरूरी है, तो वो कहां निकला? क्या वो जंगल की तरफ गया? वो रोड की तरफ गया, जहां पर आपके पुलिस प्रशासन के लोग गेट में खड़े थे, रोड पे नाकों में खड़े थे, और वहां पर उनको देख भी रहे हैं, और साथ में कोई किसी को जरूरत पड़ी तो डंडे बरसाए, और किसी को ज्यादा दया आ गई तो उसने पानी पिलाया, उसको कुछ खिला दिया, और उसके बाद उसको आगे जाने के लिए प्रेरित कर दिया है। अब जरूरत क्या थी? सरकार की जिम्मेदारी क्या थी? जब वो निकल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई हम जरूरतमंद लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ठिकाने देने की आवश्यकता थी, उनको वहीं सुरक्षित रखने की आवश्यकता थी, कम से कम 10 दिन 15 दिन। हाँ, सवाल यही है कि उनको जो दिल्ली या किसी भी बड़े शहर में नौकरी कर रहे हैं, उनको ये एश्योरेंस मिल जाता कि भैया आप जितने दिन भी यहाँ रहोगे सरकार आपकी व्यवस्था करके देगी, आप यहाँ पे भूखे नहीं रहोगे, आपको मकान मालिक बाहर नहीं निकालेगा। और ये समस्या, देखिए नैतिक जिम्मेदारी की बात बता रहा हूं मैं कि ये समस्या केवल मजदूर के साथ नहीं रही है। आप देखेंगे कई बड़े शहरों में कई पढ़े लिखे लोगों ने अपने मकानों में रहने वाले नर्सेस को, अपने मकानों में रहने वाले डॉक्टर्स को ये कह दिया कि भाई तुम पे कोरोना हो सकता है, तुम मकान खाली करो। तो वहां पे जिम्मेदारी की बात करना, वहां पे हम जिम्मेदारी किसी और पे तय करें, ये बात करना थोड़ी सी एक तरीके से अलग तरीके की बात जी, नजर ये आती अलग है। अलग ही एक लीग से हटके बात। अभी हम प्रसाद जी, अभी हम इथिक्स को देखें तो इथिक्स का कोई मूल्य नहीं है अभी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं कि हम अपने देश को रातों रात इथिकल नहीं बना सकते हैं, हम नैतिकता नहीं सिखा सकते हैं सभी लोगों को एक दिन में, क्योंकि बहुत सी प्रवृत्तियों के लोग रहते हैं। आज भी मैं बता रहा हूँ, बीच में जब ये सामान की कालाबाजारी की बात आ रही थी, और तो और छोड़िए, आपके सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी नहीं रोक पाई अभी तक। मेरा कहना अब तो ज्यादा हो रही है। मेरा कहना केवल इतना है कि वो जनता जो 5 बजे 22 तारीख को 5 बजे बाहर निकल करके थाली, शंख और घंटी बजाती है माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे, क्या वो जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे घर के अंदर नहीं रुक सकती? 21 दिन का लॉकडाउन नहीं कर सकती? 21 दिन तक ये बात का विश्वास नहीं कर सकती कि उनको खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है? अरे क्यों? सर, दुर्भाग्य का विषय तो यह है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दुर्गा पूजा का जो उनका रामनवमी का जो प्रोग्राम है, उसके लिए उन्होंने खुद भीड़ इकट्ठी कर दी। बात वही, यही सारी चीजों पे हमें सोचने की जरूरत है, हमें यही सारी चीजों पे बात करने की जरूरत है। हम कोरोना से लड़ सकते हैं बशर्ते हम अपने काम को ईमानदारी से करें, जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उसको ईमानदारी से करें। आप माने कि पहला केस जो कोरोना का विश्व में पकड़ा गया था दिसंबर 2019 में पकड़ा गया था जी। दिसंबर 2019 से लेकर के 20 मार्च को ये सरकार जागती है, 18 मार्च या 19 मार्च को बात होती है, 20 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं या 18 मार्च को आते हैं और कहते हैं 22 तारीख को हम लॉकडाउन करेंगे जी। 2019 दिसंबर में कोरोना का मरीज पकड़ा जाता है, विश्व में महामारी के रूप में 3 महीने में फैल जाता है। 22 मार्च को कहा जाता है कि भैया आज के बाद हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आना बंद करेंगे। तो क्या ये कदम पहले नहीं उठाए जा सकते थे? इंटरनेशनल फ्लाइट्स पहले भी रोकी जा सकती थी। वहां पे उनको क्वारंटाइन होने के बाद जब वो लोग अंदर एंटर कर रहे हैं उनको आइसोलेशन में रखा जाता है ना। हमारे देश में कोरोना नहीं पहुंचता। कोरोना पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि विदेशों से जो लोग आए हैं वो लेकर के आए हैं, उनको कितना आइसोलेट किया गया। आप देखिए कनिका कपूर जिसको पकड़ लिया गया और वो उसके बाद भी पार्टीज में चली जा रही है, कितने लोगों को इन्फेक्टेड कर रही है नहीं कर रही है एक अलग इश्यूज है, लेकिन है सुरक्षा में चूक। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये एक तरीके से सरकार की नाकामी है, जिनको हम प्रेस्टिजियस सिटीजन समझते हैं। बताइए है ना जी, जिस तरीके से हमारे देश के बहुत ही जिम्मेदार नागरिक समझे जाने वाले लोग जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं या प्लेयर्स हैं या राजनीतिक दलों के से हैं, ये लोग आज के समय में इस विपरीत परिस्थिति में
सब अपना मुंह छुपा के, जहां तक मैं सीधे शब्दों में कहूंगा कि अपना मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों से साफ तौर पर अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप लोग निकलिए, आप लोगों का धर्म है, जो भारत की गरीब जनता है, जो सड़क पे लोग हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उन लोगों की सेवा करें। जिन लोगों ने आपको उस पद पे पहुंचाया है, उन लोगों की सेवा करें, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा भारत आगे बढ़ सकता है, और तभी हम विश्व में एक मिसाल कायम कर सकते हैं कि हमने एक रह के कोरोना को लड़ाया है। प्रसाद जी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में तो हम लोगों को कहने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत मामला है। कई लोगों ने दिए भी हैं। अगर हम जैसे फिल्म स्टार्स की बात कर रहे हैं, आप अक्षय कुमार जी ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए उन्होंने दे रखे, 1 करोड़ 80 लाख रुपए उन्होंने दे रखे हैं। कई पॉलिटिकल लीडर्स ने पैसे दे रखे हैं, कई बिजनेसमैन ने पैसे दे रखे हैं। तो वो व्यक्तिगत है। जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार की है कि वो अपनी जनता को कैसे सुरक्षित रख सकती है, उन तक कैसे जनता के जो जिम्मेदार वर्ग जिस तरीके से बात की गई ना कि हमने आर्थिक रूप से, जनता क्या कर सकती है? जो बेहतर लोग हैं वो आर्थिक रूप से सरकार को सहयोग कर सकती है, और सरकार जो है उस आर्थिक कमी को दूर कर सकती है, अपने तरफ से जितना भी हो सके वो कोशिश कर सकती है, बट वो एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं दिखा सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन तो गवर्नमेंट के हाथ में है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी पर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है। और गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन में केवल इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि घर से कोई अगर बाहर निकल गया है तो आप उसकी पिटाई कर दो, इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती। सबसे पहली बात यह है कि हम एश्योर करें उन लोगों को जो हम आइडेंटिफाई करें, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कहीं पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, और कहीं पर हम इस तरीके की चीजों में देख रहे हैं कि भाई यहाँ से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है, होटल में है, रेस्टोरेंट्स में है, इन सब जगहों पर, बैंकों में है, या फिर पब्लिक सेक्टर में जहां भी काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो उन जगहों पर जो लोग काम कर रहे हैं, जिस दिन से हमने लॉकडाउन किया, तो क्या हमने उनको उसी जगह पर उन वर्कर्स को रहने के लिए, रखने के लिए क्या महफूज सुविधा दी? क्या वो इसके लिए एश्योर थे? ऐसी एश्योरिटी हमने दी कि ठीक है, आप जिस जगह पर हैं वहां पर रहिए, और आपको आपके जीवन रक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी। ये कहने की का दायित्व सरकार का था। ऐसी स्थितियों में हमें जो समझबूझ और समझदारी की आवश्यकता है वो बेहतर तरीके से आज भी लेने की आवश्यकता है। अभी भी वो लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो जहां है, जिस जगह पर पहुंचे हैं, उस जगह पर से उनके महफूज जगहों पर ले जाकर सरकार के जो असले हैं, सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार के जो जिम्मेदार इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको कम से कम 10-15 दिन जो है वो अलग रखे, और वो अलग रखे, और उसके बाद उनको उनके घरों को भेजने का काम करें। कि ये सरकारी मशीनरी जो है वो जिस तरीके से अभी काम कर रही है, जिस रास्ते पे काम कर रही है, या पुराने, मैं कहूं कि पुराने ढर्रे पे काम कर रही है, क्या उसको और आगे बढ़ने का, अपग्रेड होने की जरूरत नहीं है? बहुत अपग्रेड होने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है उसको अपग्रेड करना है, ताकि जिस प्रकार के आपको सिम्टम्स मिलेंगे या जिस प्रकार से आज आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उस काम में अगर सपोज करो दिल्ली से एक बस आती है, ठीक है, दिल्ली से एक बस आती है, आपने कहा कि इसको जो है पहाड़ों के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को जाना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, पहाड़ों में तो हमने रख दिया उनको, हमने उनको एक मशीन लगाया, उसमें टेम्परेचर नापा, बोला ठीक है जी इनका टेम्परेचर सही है और सही है, ठीक है। तो उसके बाद हमने उनको घर पर भेज दिया। जैसे वकील साहब ने कहा था कि हमने जो उनको घर पर भेज दिया, उसके बाद वो तो कोरोना को कैरी करके ला रहा है, बाद में 14 दिन के बाद पता चला कि उसने पूरा गांव इफेक्टेड कर दिया है। तो ये मशीनरी का काम है। सबसे पहले मैंने वही कहा था आपसे कि जिस प्रकार से काम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि 21 दिन में, अगर 21 दिन के लॉकडाउन में अगर हम सफल तब माने जाएंगे कि जब कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिलेगा जी। अगर कोरोना के मरीज अगर बढ़ जाते हैं 21 दिनों में, तो हम कहेंगे सरकारी मशीनरी विफल हो रही है,
ठीक है। इसलिए मैं मेरा ये सजेशन है, पर्सनल सजेशन ये था कि जब हम परसों उन्होंने बताया कि दिल्ली से कुछ गाड़ियां आ रही हैं जो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों को लेकर आएगी, तो मेरा कहना यह है कि अगर आप दिल्ली से उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को लेकर आ रहे हैं, मजदूरों को लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए प्रत्येक जिले में एक क्वारंटाइन सेंटर आप बना दीजिए। जी, कहाँ पर? जहाँ आपके पास टीआरसी पड़ी है, जिला परिषद के पड़े हैं, और भी बहुत सारे जगह आपके पास पड़े हैं, वो क्वारंटाइन सेंटर बना दीजिएगा। उनके खाने पीने की व्यवस्था सब वहीं पर करिएगा, और एक व्यक्ति को, एक जो आपका सिपाही है वहां पर लगा दीजिएगा, ताकि वो लोग इधर उधर बाहर किसी के टच में न रहे, और उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए सैनिटाइजर जो भी होता है वो व्यवस्थाएं वहां पर उनको कर दो। आपस में भी आप दूरी बना के रखें, उस प्रकार से व्यवस्था करें जैसा डॉक्टर आपको सलाह करे। ठीक, इस प्रकार से 14 दिन तक आप उनको वहां पर रखें। उसके बाद अगर वो सही रहते हैं तो उनको उसके बाद घर भेजें। ये मशीनरी का काम इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, मेरा ये सजेशन है। जी, प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट बात जी, मतलब इस पूरे प्रकरण में मैंने देखा है कि हैदराबाद का जो मामला हुआ था, वो लड़की का जो मर्डर हुआ जी, था, उसके बाद ये पहली बार लगभग मेरी नज़र में जो रहा है कि पहली बार पुलिस एक पॉजिटिव वे में काम करती हुई नजर आई है, और उसका एक पॉजिटिव चेहरा यहाँ पे निकल करके आया कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। डॉक्टर्स का तो नो डाउट कि डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो इन दो लोगों के अलावा बाकी जगह पे भी और काम होने की जरूरत है। बाकी डिपार्टमेंट्स जो लगे हुए हैं उनमें और काम होने की जरूरत है। कहने का मतलब यही है कि अन्य विभागों पे भी, अन्य तरीकों पे भी हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस तरीके से इस महामारी से लड़ सकते हैं, चाहे वो सोशल तौर पर हो, चाहे फाइनेंशियल तौर पर हो, चाहे इकोनॉमिकल तौर पर हो। अभी भी एक रोड मैप की जरूरत है जी, अभी भी हम लोग बिना रोड मैप के चल रहे हैं। सरकार का यही है कि सबसे पहले सरकार का कर्तव्य बनता था कि सबसे पहले ब्लूप्रिंट उसको एक बना लें, उसके बाद जो उसको अप्लाई करें। ये था उसका। सरकार उसके लॉस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे बिना, उसके आने वाले भविष्य के परिणाम को सोचे बिना, अब अगर जो देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इससे जो है कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल जाएगा। उत्तराखंड की जहां बात है, उत्तराखंड में अभी तक देहरादून और गढ़वाल रीजन जो है वो ज्यादा अफेक्टेड है, और जैसे कि कुमाऊं रीजन में भी इस तरीके की चीजें नहीं आई हैं। तो हमें इस तरीके के जो स्टेट हैं, उन स्टेट्स को जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके के स्टेट्स के जो बॉर्डर्स हैं, उन राज्यों की तरफ जहां इस तरीके के मामले बड़े नहीं हैं, उन राज्यों की तरफ उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। या फिर अगर कोई उसमें ट्रैवल कर भी रहा है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसका पूरा पहचान होना चाहिए, और वह जहां भी जाए उस ग्रह क्षेत्र में जाकर उसको वहां क्वारंटाइन किए जाने की, उसको आइसोलेट किए जाने की वो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और कम से कम कितने दिन, 10 से 15 दिन, 14 दिन कम से कम सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि वह कम से कम दूसरों को अपना संक्रमण न फैला सके। और मैं इस आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आज जरूरत सबको एक मुंह से बात करने की है, व्यक्तिगत रूप से किसी पर छींटाकशी करने का सवाल नहीं है। हाँ, जहां तक सरकार को दायित्व निभाने की बात कही जाती है, तो हम समझते हैं कि ये जनता का एक ऑब्जर्वेशन है, एक राइट्स है, और वो सरकार को के प्रति ज्यादा अपेक्षा रखती है, और वो जिम्मेदारी भी है सरकार की। इसलिए इस तरीके की बातें प्लेटफॉर्म पर आती हैं, और स्वाभाविक बात है, हम मूल्यांकन करते हैं उन सब चीजों का, और लोग भी करते हैं। और हम कोशिश हमारी यही रहती है कि हमारे पब्लिक के जो सजेशंस हैं, अच्छे लोगों के जो सजेशंस हैं, या फिर सभी लोगों से जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनसे कमेंट्स लिए जाएं, और उनके आधार पर जो अच्छे उपाय हैं वो इस महामारी को फैलाने से रोकने के लिए वो कदम उठाए जाए, वो कारगर होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अर्थव्यवस्था तो हमारी बहुत डाउन जाने ही वाली है, ये स्वाभाविक बात है। ये कोरोना वायरस की चपेट में आने से अब भारत की अर्थव्यवस्था काफी गिरेगी, जीडीपी आपकी काफी नीचे जाने वाली है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत कदम उठाने से अपनी अर्थव्यवस्था को भी खो जाएं, और हम कोरोना वायरस पे भी जो है कंट्रोल न कर पाए, काबू न कर पाए। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सचेत और सजग रहने की आवश्यकता है। सरकारों को बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारी सरकारें
बहुत बेहतर तरीके से सोचें। अगर वो बेहतर तरीके से नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में देश की जनता त्राही त्राही करने लग जाएगी, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और जब बहुत देर हो चुकी होगी तो फिर हम किसी एक पर जिम्मेदारी थोपकर अपने सर से जिम्मेदारी अलग नहीं कर सकते हैं। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है, हम सबको बराबर तरीके से समाज के लिए सोचना चाहिए। हमें अपने स्तर से बेहतरीन एहतियात कदम उठाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन किसी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, वह सरकार है, वह सत्ता है, वह हमारे देश का अभिभावक वर्ग है, जिसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ही टेक्निकल तरीके से कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि ये एक ऐसी किस्म की बीमारी समाज में पैदा हो चुकी है कोरोना वायरस के रूप में, कि ये इसका वाहक जो है, इसका जो सवारी है, वो इंसान खुद है। वो खुद अपने शरीर में इसको धारण करके चल रहा है और दूसरे को दे रहा है। अभी यहाँ पर बात आ रही थी कि मेडिकल हेल्थ सुविधा जो है, हम 112वें नंबर पर हैं। मैं थोड़ा सा इसके विषय में बोलना चाहता हूँ कि सवाल कोई पहले नंबर पर है या फिर कोई 112वें नंबर पर है, इस पर नहीं है। असल में हेल्थ प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल एक आंकड़ा आ रहा था, बोला इटली में कम से कम 900 से 1000 आदमियों पर एक डॉक्टर है। नहीं, 4 डॉक्टर हैं इटली में, 4.2 करीब हैं। अच्छा, 4 डॉक्टर हैं। हाँ। और भारत में 15,000 से 16,000 लोगों पर एक डॉक्टर। तो उसके अलावा आपको ये मैं बता दूं कि जिस तरीके से मेडिकल एक्सपर्ट्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स को, जो डॉक्टरों की जो राय आई है, जैसा हमने अभी तक सुना है, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं, उनके द्वारा ये चिंता जाहिर की गई है कि जब कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति अंतिम स्टेज में पहुंच जाए, जब वो संक्रमित हो जाए और ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, तो उसको जीवन रक्षक वेंटिलेटर में रखने की आवश्यकता पड़ जाती है। और वेंटिलेटरों की जहां सवाल है, हमारे देश में हमारे पास इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है जहां हमारे पास अधिकांश संख्या में वेंटिलेटर है। सवाल ये नहीं है कि कोरोना वायरस अगर किसी को होगा तो क्या सब लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक समस्या पैदा हो जाएगी, आपके ऊपर एक धार्मिक संकट पैदा हो जाएगा, एक मानवतावादी विचारधारा को आप कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है कि तब आपका इनर कॉन्शियस, आपका आत्मसम्मान उसको अलाउ नहीं करेगा। एक डॉक्टर के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी। वो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? जब 4 मरीज आपके पास आएंगे, एक की उम्र 20 साल होगी, एक की उम्र 35 साल होगी और एक की उम्र 50 साल होगी, एक की उम्र 60 साल से ऊपर होगी, तो वो डॉक्टर किसको वेंटिलेटर में रखेगा? ये उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। तब वो क्या डिसीजन लेगा? स्वाभाविक बात है, वो ये सोचेगा कि इसने अपनी जिंदगी 35 साल जी ली, इसने अपनी जिंदगी 50 साल जी ली और ये तो 60 साल से ऊपर जी लिया है, इसलिए ये 20-22 साल का जो लड़का है, इसको वेंटिलेटर में रखने की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसको जिंदा रखना, एक को वो जिंदा रख सकता है और 3 को जब नहीं रख सकता है तो उस टाइम पर उसके लिए बड़ा धर्म संकट होगा। अगर इस तरीके से ये कोरोना वायरस फैलता है और देश की लाखों में जनसंख्या कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएगी, तो सबको बचा पाना नामुमकिन होगा। और उस टाइम पर ऐसे डिसीजन लेना सरकार के लिए बड़ी तकलीफ का विषय होगा और ऐसे आप किसी के लिए भी नहीं कर सकते। देश का प्रत्येक नागरिक में से एक भी व्यक्ति अगर वह जीवन के लास्ट क्षणों में है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक की, अपने देश के ही नहीं, कोई विदेश में भी कोई मानव है, इंसान है, इंसानियत के नाते उसको जिंदा रखने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इच्छा अंततः यही होती है कि प्रत्येक को सुरक्षित रखा जाए, प्रत्येक को जीवन में उसका जीवन सुरक्षित रखा जाए, उसको ठीक किया जाए, यही जिम्मेदारी होती है। बट ये इसलिए जो है हमें चाहिए कि हम इस वायरस को संक्रमित होने से, महामारी के रूप में फैलने से रोकें, यही सबसे बड़ी बात है। और इसलिए जो है हम चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार फिर से बेहतर कदम उठाए और इसमें जिस तरीके के सजेशंस लोगों के बीच में डिबेट करवाए, इस तरीके से केवल टेलीविजन स्क्रीन में जो मीडिया वाले हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक दूसरे, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को या फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को आपस में लड़ाने के बजाय आज आवश्यकता इस चीज की नहीं है। आज हमें इस पर बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें इस बात पर बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है कि चाइना में क्या हो रहा है, हमें इस बात पर बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है कि
कौन अपने धार्मिक अधिकारों के लिए धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमें इस बात पर बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है कि व्यक्तिगत हितों के लिए कौन लड़ रहा है। आज हमें आवश्यकता केवल इस बात की है कि इस देश के नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसको सुरक्षित रखना, अपने देश को सुरक्षित रखना, ये हमारी पहली और अंतिम जिम्मेदारी है, ये मैं समझता हूँ। तो प्रसाद जी, मैं अंत में एक शब्द बोलूंगा जी। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि समय रहते हुए हमें जाग जाना चाहिए। यहाँ पर जितने भी सुझाव आए हैं उन सुझावों को गहनता से लेना चाहिए और आगे जिस तरीके से चीन में, इटली में इस तरीके की महामारी आई तो इस देश में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि समय अगर है, अगर समय से हम जाग जाएंगे शायद हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं और जीतने के पूरे प्रयास होने चाहिए। प्रसाद जी, मैं थोड़ा सा एक संदेश न्यूज़ 31 के दर्शकों को देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि भ्रांतियों से बचा जाए और इस बात से भी बचा जाए कि कौन धर्म क्या कर रहा है, धर्म संप्रदाय जाति, इससे भी दूर रहकर सरकार ने जो एहतियात बरतने के लिए कहा गया है उस पर ध्यान दिया जाए। और कई प्रकार से कई लोग कहते हैं कि गौमूत्र पीने से या घनाली जागर लगाने से ये कोरोना नहीं आता है। इन भ्रांतियों से बचें और अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें और पूरा देश को सेफ रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेरे साथ सारे जुड़े हुए सारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का आए और कोरोना के बारे में और समाज के बारे में बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। और इसी के साथ बने रहें न्यूज़ 31 के साथ। धन्यवाद।